नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच खूनी जंग शुरू हो चुकी है? ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ईरान के साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों पर भीषण हवाई हमले किए। इन हमलों से ईरान बुरी तरह से भड़क चुका है। इधर वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और नेतन्याहू की गुप्त मीटिंग को लेकर कयास लगाए जा रही हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल का ट्रिपल अटैक, यमन, तेहरान, गाजा में धमाके। क्या ये इजराइल का नया वॉर गेम है या फिर ट्रंप और नेतन्याहू की जंगी चाल? वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग से ठीक पहले जिस तरह से इजरायली सेना ने यमन, ईरान और गाजा पर हमले किए हैं, उसने एक बार फिर भयानक जंग शुरू करने के संकेत साफ दे दिए हैं। हाथ मिलाते ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें आने से पहले ही सुबह सुबह यमन के हूती विद्रोहियों पर इजरायली वायुसेना ने भयंकर हमले किए। दावा किया गया है कि इजरायल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत हूती के उन ठिकानों पर हमले किए हैं जहां 10 दिन पहले ईरान से बहुत बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंची थी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और इजरायल ने वार्ता से पहले यमन, गाजा और तेहरान में जोरदार धमाके किए हैं। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कैसे राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया जाए। सबसे पहले देखिए, इजरायली सेना ने ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग से ठीक पहले यमन पर इतना बड़ा हवाई हमला क्यों किया है। इजराइल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग, यमन पर खूनी हमला। जुलाई 2025 को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जैसे ही जनता के सामने 21 दिन बाद आए, सबसे पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी। लेकिन इस धमकी के 48 घंटे के बाद इजरायली वायुसेना ने अपने जंगी जेट से हूती विद्रोहियों के उन ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं जहां हूती के हथियार, तेल भंडार और बेहद महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। मुहर्रम के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग ने कोहराम मचा दिया है। इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़ा हवाई हमला किया है। हमले में हुदैदा, रास कातिब और सालिफ जैसे 3 प्रमुख बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोही इन ठिकानों से ईरान से हथियार मंगवाकर इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इजरायली हमले का केंद्र यमन के हुदैदा, रास ईसा और सालिफ बंदरगाह रहे, जहां से हूती विद्रोही कथित रूप से ईरान से हथियार मंगवाकर इजराइल और उसके सहयोगियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अल हुदैदा, रास कातिब और सालिफ बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। ये बंदरगाह हूती विद्रोहियों के लिए रणनीतिक और आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इजराइल का कहना है कि ये हमले हूती समूह द्वारा किए गए हमलों का जवाब है और दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे। हुदैदा यमन का एक प्रमुख आयात निर्यात बंदरगाह है, जबकि रास कातिब में तेल टर्मिनल है और सालिफ में हूती का बड़ा हथियार डिपो स्थित है। इजराइल ने सटीक हमले करने का दावा किया है, जिससे हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ है। रास कनातिब पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, जो यमन के इब्न और ताइज शहरों को बिजली आपूर्ति करता है। हमले में हूती के 3 बंदरगाहों पर भारी तबाही मची है और कई जहाजों में आग लग गई है। खबरों के मुताबिक इजरायली हमले में 500 से ज्यादा कंटेनर और 50 से ज्यादा बोट खाक हो गई। इजराइल के इस हमले का केंद्र हुदैदा बंदरगाह रहा है, जिसमें हमले के बाद भारी तबाही मची है। इस कार्रवाई में हूती के 60 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया था और इस हमले को अंजाम देने में F-35 समेत कई विमान शामिल थे। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स का हमले में इस्तेमाल किया है।
इजराइल ने हमले से पहले इन इलाकों में नागरिकों को चेतावनी दी थी कि वे तुरंत इलाके को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा, जो इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। यमन का हाल भी ईरान जैसा होगा। आईडीएफ के मुताबिक हमलों में गैलेक्सी लीडर नामक जहाज को भी निशाना बनाया गया, जिसे हूती विद्रोहियों ने 2023 में हाईजैक कर लिया था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की निगरानी के लिए रडार सिस्टम लगाया गया था। गाजा से ईरान तक हमले, नेतन्याहू ट्रंप का वॉर प्लान। हैरानी की बात तो यह है कि गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता से ठीक पहले यह हमला हुआ। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं कि वार्ता से पहले हूती, हमास और तेहरान में बचे कमांडरों को मार दिया जाए ताकि वार्ता में कम से कम रुकावटें आए। नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जिंदा या फिर उसका शासन है, तब तक पश्चिमी एशिया में शांति नहीं आएगी। इजराइल का साफ कहना है कि ईरान ही हूती, हमास और हिजबुल्लाह को हथियार और मिसाइल देता है जो इजराइल पर दागी जाती है। इसलिए इजराइल इस वक्त वार्ता से पहले और वार्ता के दौरान भी लगातार गाजा से लेकर यमन तक और यमन से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर तेहरान तक हमले कर रहा है। जरा गाजा का हाल भी जान लीजिए। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने हमास के नौसेना बल के कमांडर रमजी रमजान अब्द अली सालेह को मार गिराया है। आईडीएफ ने इस हमले में हमास के 2 और लड़ाकों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। इजरायली सेना ने इस कार्रवाई को गाजा में सक्रिय आतंकवादियों की क्षमताओं को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के नौसेना बल के कमांडर रमजी रमजान अब्द अली सालेह का मारा जाना हमास के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इजरायल पर होगा परमाणु हमला, गुप्त ठिकाने पर एटम बम। ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि 21 दिन बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सामने आने के बाद से ईरान पूरी ताकत से इजरायल पर हमला करने जा रहा है। हम आपको इन दावों से जुड़ी 2 खबरें एक के बाद एक दिखाते हैं। पहली है ईरान के परमाणु बम से जुड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के बयानों और सबूतों से मिल रहा है। हम आपको बता दें, 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर भयंकर हमले B-2 बम वर्षकों से किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लेकिन बाद में अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने दावा किया है कि फोर्दो एटमी ठिकानों को वैसा नुकसान नहीं हुआ है जैसा दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद ईरान के एटमी ठिकानों से गायब हुआ 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके संकेत साफ मिल रहे हैं। 13 जून को ईरान पर इजरायली हमला होते ही सुप्रीम लीडर अली खामेनेई गुप्त स्थान पर चले गए थे। दावा किया जा रहा है कि 14 जून को ही खामेनेई को खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया गया था। 12 दिन की भीषण जंग के बाद खामेनेई मुहर्रम के मौके पर 5 जुलाई को तेहरान में अपने देश की जनता के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए। 86 साल के खामेनेई ने इस मौके पर कोई भाषण या बयान नहीं दिया, जिसके बाद कयास लगाए गए कि खामेनेई परमाणु मिशन को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसका पहला संकेत ये है कि ईरान ने अपने फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर मरम्मत का काम बेहद तेज कर दिया है। खबर यह भी है कि ईरान एक गुप्त एटमी अड्डे पर परमाणु बम बनाने में जुटा है। अगर ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर देता है तो यकीन मानिए ये इजराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक ईरान 3 से लेकर 5 एटम बम से इजराइल को तबाह कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को प्रत्येक गन टाइप डिवाइस के लिए 75 से 120 पाउंड के बीच अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होगी। दावा किया जा रहा है कि फतह-1 ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी हथियार इजराइल पर दागे जा सकते हैं। दावा किया गया है इजराइल को कवर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ढाल यानी एयर डिफेंस ईरान की फतह-1 मिसाइल को रोकने में असमर्थ है। यानी ईरान परमाणु हथियार से लैस फतह-1 मिसाइल से 100% अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। 10,000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार।
अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का जोखिम उठाएंगे, क्योंकि 12 दिन की भीषण जंग में ईरान 13 से 17 जून तक इजराइल से हारता नजर आया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक लगभग 7 दिन में उसने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करके रख दिया। ईरान की सेजिल, खैबर और खुर्रमशहर मिसाइलों से इजराइल को सबसे घातक नुकसान हुआ है। ईरान की मिसाइल पावर का लोहा प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों मान चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान एटम बम भी बना लेगा तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए गंभीर खतरा साबित होगा। खबर तो ये भी है कि ईरान ने चीन से 40 से ज्यादा J-10C लड़ाकू विमान खरीदने का रास्ता साफ कर लिया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल पर बड़ा हमला करने से पहले ही ईरान ने अपने देश में रूस और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया हथियारों को तैनात कर दिया है। ईरान मिसाइल और एटमी पावर के साथ साथ अपनी एयर फोर्स को मजबूत करना चाहता है, इसलिए चीन से ईरान J-10C लड़ाकू विमान खरीद रहा है। वैसे भी चीन ईरान को बहुत बड़ी संख्या में हथियार पहले ही दे चुका है। इधर ईरान ने दावा किया है कि 12 दिन की जंग में ईरान ने केवल 25% मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि 75% मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान, हूथी, हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल के लिए इन एक साथ चारों दुश्मनों पर पलटवार करना बेहद मुश्किल साबित होगा। अब देखना होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता का नतीजा क्या निकलता है। तो ट्रंप के तेवर ये बता रहे हैं कि युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन उनको अब सीधे पुतिन से चैलेंज मिल रहा है। रूस ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि अब ट्रंप कहने को मजबूर हो गए कि पुतिन के सिर पर खून सवार है। आखिर ट्रंप को क्यों ये लग रहा है कि पुतिन 1-2 नहीं बल्कि 3-3 वॉर जोन में अमेरिका को पछाड़ सकते हैं? यूक्रेन में ये आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सूमे से लेकर कैपिटल सिटी कीव तक हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। यूक्रेन पर होने वाले हर हमले की तस्वीर बता रही है पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा, क्योंकि चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब जेलेंस्की के बस के बाहर की बात हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार हो चुका है। ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन अब ना रुकेंगे और ना माफ करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन अब बहुत ही सख्ती से यूक्रेन को कुचल डालेंगे। खार्किव में हुए हमले के बाद यहां ड्रोन के बचे कुचे टुकड़े देखे जा सकते हैं। ये शाहिद ड्रोन के इंजन का हिस्सा है। इस ड्रोन से ऐसे हमले लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं और ये बताते हैं कि रूस को ईरान से मिले ड्रोन इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। ईरान से मिला ये ड्रोन अब रूस का जेरान ड्रोन बन चुका है और पुतिन के सबसे ज्यादा हमले इसी ड्रोन से हो रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन लगातार फट रहे हैं और इन्हें लेकर यूक्रेन में फैला खौफ अब व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक ही होती है।
डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के शहरों पर हो रहे हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है। शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, अब इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे हैवी मशीन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी ज्यादा तबाही की गारंटी। यूक्रेन के सैनिकों के पास इस ड्रोन को गिराने के लिए अब 5 से 6 सेकंड होते हैं, और यही वजह है कि तेज उड़ान की वजह से यूक्रेन इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा। डोनेस्क और कीव पर होने वाले हमलों में बहुत से ड्रोन इसी वजह से अपने टारगेट से टकराए, क्योंकि यूक्रेन के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचा। पुतिन की रणनीति और ईरान के ड्रोन की जुगलबंदी के बहुत ही खतरनाक रिजल्ट को एक ग्राफ के जरिए समझिए, जिसे जेलेंस्की लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2023 में रूस ने एक महीने के अंदर यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमला किया। एक साल बाद सितंबर 2024 तक रूस हर महीने 1300 ड्रोन से हमला करने लगा। नवंबर 2024 में 2300 ड्रोन लॉन्च किए और मार्च 2025 तक रूस ने हर महीने यूक्रेन पर 4200 ड्रोन से हमला किया, यानी हर रोज यूक्रेन पर 140 ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं, और ये ड्रोन जेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ बन चुके हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि ड्रोन पावर में रूस सबका बॉस बन चुका है। पुतिन की ड्रोन पावर में सबसे खतरनाक साबित हुआ है शाहिद 136 ड्रोन, जो ईरान से सप्लाई किया गया है। अब कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि पुतिन अब रूस में ईरान के ड्रोन की फैक्ट्री लगा चुके हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है, पुतिन ने मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में अलाबुगा में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इस शहर में रूस के और भी हथियार बनते हैं, लेकिन अब अलाबुगा में 80,000 वर्ग मीटर के इस कॉम्प्लेक्स में शाहिद 136 ड्रोन का भी उत्पादन तेज हो गया है। रूस में शाहिद 136 को जेरान 2 का नाम दिया गया है, यानी ईरानी ड्रोन का रशियन नाम, लेकिन टारगेट हो रहे हैं जेलेंस्की के शहर। पुतिन की रणनीति साफ है, वो ड्रोन की फैक्ट्री लगाकर अब सिर्फ जेलेंस्की को ही जख्म नहीं देना चाहते, वो पूरे नेटो को बताना चाहते हैं कि उनकी ड्रोन पावर अब पूरे नेटो पर कोहराम बरसाएगी। आप इसे पुतिन की तरफ से होने वाली मौत की बारिश भी कह सकते हैं, और ये बारिश करने के लिए पुतिन की दूसरी फैक्ट्री देखिए। ये फैक्ट्री रूस के इज़हेस्क में है, जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर पूर्व में है। यहां भी शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी जेरान 2 का उत्पादन चल रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री ऐसी कंपनी चला रही है जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भी बनाती है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। कैपिटल कीव के बाद जेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का यह हाल भी ऐसे ही ड्रोन अटैक में हुआ है। दरअसल रूस में परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। खार्किव और ओदेसा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक ने
जेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पुतिन के इन्हीं हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने बड़े मौके पर चौका लगाने की कोशिश की और इसीलिए वो नीदरलैंड्स में नेटो की सालाना बैठक में भी पहुंचे और ये भी बताया कि पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब इस युद्ध को बहुत जल्दी समेटना चाहते हैं, लेकिन बड़ा खतरा आगे है क्योंकि पुतिन की नजर अब उन देशों पर है जिन्होंने जेलेंस्की की मदद करके रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यह बात जेलेंस्की बार बार पूरे नेटो ग्रुप को बता रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी गारंटी ट्रंप ही दे सकते हैं। यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गजा नजर आता है। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सूमे हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को लेकर अब बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। लेकिन पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। जेलेंस्की हर उस शख्स से मदद चाहते हैं जो रूस को अपना दुश्मन मानता है और इसीलिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी जेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए तो समझ लीजिए कि जेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे टिक नहीं पाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।